हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इसके पहले हम एगो वीडियो बना के डाल चुके हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 के आगे क्वेश्चन को पूरा कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा ना, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। तो आप लोग लिखिएगा, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। फैराडे के विद्युत अपघटन का जो प्रथम नियम है ना, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसी को फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहा जाता है। आपके इंटर बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, आवश्यक अमीनो अम्ल से क्या समझते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल से क्या समझते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल वे अम्ल हैं जो शरीर में संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल वे अम्ल हैं जो शरीर में संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाते हैं, उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। देखिए, आवश्यक अमीनो अम्ल है ना, वे अम्ल होते हैं जो शरीर में ना संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाते हैं, इसी को आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा ना, एनिलीन HCl में घुलनशील होता है क्यों। एनिलीन है ना, वह HCl में घुलनशील होता है क्यों। तो देखिए, एनिलीन क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट को हिंदी में बोला जाता है लवण। तो एनिलीन होता है ना, क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट यानी लवण का निर्माण करता है। एनिलीन क्या होता है, क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट यानी लवण का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा ना, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोहा के दो अयस्क लिखे। लोहा के दो अयस्क लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, लोहा के निम्नलिखित अयस्क होते हैं। पहला आप लोग लिखिएगा हेमेटाइट। पहला का लिखिएगा हेमेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। क्या होता है, Fe2O3। दूसरा आप लोग लिखिएगा मैग्नेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe3O4। दूसरा क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe3O4। या लोहा के दोनों अयस्क को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट चालकता क्या है। तो विशिष्ट चालकता का परिभाषा होता है ना, विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को, विलोम मतलब होता है उल्टा, तो विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विशिष्ट चालकता क्या है। तो आप लोग मात्र लिखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा ना, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। देखिए, दोनों परिभाषा को आप लोग ध्यान पूर्वक याद रखिएगा। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता क्या है, और नीचे वाला है विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो दोनों में अंतर होता है, तो दोनों को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। इसका हो जाएगा, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और क्षेत्रफल के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और क्षेत्रफल के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और क्षेत्रफल के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। देखिए, आप लोग का ना केमिस्ट्री का लगभग हम 120 को क्वेश्चन कराएंगे, और आप लोग को गारंटी दे रहे हैं आपके एग्जाम में ना जितना प्रश्न आएंगे सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को जितना अपलोड किया जाए सभी वीडियो को देख लीजिएगा, और नीचे ना जो पहले वाला वीडियो है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ना, आरएनए और डीएनए में अंतर लिखिए। आरएनए और डीएनए में अंतर लिखना है। तो जब भी आप लोग को अंतर लिखना होगा ना, तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, एक बगल लिखिएगा आरएनए और दूसरा बगल लिखिएगा डीएनए। पहला बगल लिखिएगा आरएनए और दूसरा बगल डीएनए। तो आरएनए में पहला अंतर लिखिएगा, यह एक कुंडलित होता है। आरएनए क्या होता है, एक कुंडलित होता है, और डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित होता है। डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित होता है, और आरएनए क्या होता है, एक कुंडलित होता है। दूसरा अंतर आप लोग लिखिएगा ना,
आरएनए कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो अणुसूत्र में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो अणुसूत्र में पाया जाता है। आरएनए क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। आरएनए किससे बने होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। आरएनए किस चीज़ से बने होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। और डीएनए भी होते हैं ना, या न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। डीएनए किससे बने होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। ड्रॉ रागी तथा ड्रॉ बिरागी में अंतर लिखे। ड्रॉ रागी और ड्रॉ बिरागी में अंतर लिखना है। तो जब भी आप लोग को अंतर लिखना होगा तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, एक बगल ड्रॉ रागी, दूसरा बगल लिखिएगा ड्रॉ बिरागी। देखिए, ड्रॉ रागी को इंग्लिश में लायोफिलिक कहा जाता है और ड्रॉ बिरागी को इंग्लिश में लायोफोबिक कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे लायोफिलिक और लायोफोबिक में अंतर लिखे, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ड्रॉ रागी को इंग्लिश में लायोफिलिक कहते हैं और ड्रॉ बिरागी को इंग्लिश में लायोफोबिक कहते हैं। तो आप लोग पहला अंतर इसमें लिखिएगा ड्रॉ रागी में, इसमें बड़े बड़े अणु कण के रूप में होते हैं। ड्रॉ रागी में बड़े बड़े अणु होते हैं ना, वह कण के रूप में होते हैं। और ड्रॉ बिरागी में लिखिएगा, इसमें छोटे छोटे अणु कण के रूप में होते हैं। ड्रॉ बिरागी होता है ना, तो इसमें छोटा छोटा अणु होता है ना, वह कण के रूप में होता है। इसमें दूसरा अंतर लिखिएगा, यह अधिक अस्थायी होता है। ड्रॉ रागी क्या होता है? अधिक अस्थायी होता है। ड्रॉ रागी क्या होता है? अधिक अस्थायी होता है। और इसमें लिखिएगा, यह कम अस्थायी होता है। ड्रॉ बिरागी क्या होता है? कम अस्थायी होता है। इसमें आप लोग लिखिएगा, आवेश की मात्रा शून्य होती है। ड्रॉ रागी में जो आवेश की मात्रा होती है ना, वह शून्य होती है, यानी जीरो होती है। ड्रॉ रागी में क्या होता है? आवेश की मात्रा जो होता है वह शून्य यानी जीरो होता है। और इसमें लिखिएगा, इसमें आवेश की मात्रा प्लस या माइनस होती है। देखिए, ड्रॉ बिरागी होता है ना, इसमें जो आवेश की मात्रा होती है वह प्लस या माइनस होती है, धनात्मक या ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा ना, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव होता है? अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव होता है? तो आप लोग आंसर लिखिएगा, ताप जितना ही अधिक रहता है, अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है। देखिए, ताप जितना अधिक रहेगा ना, अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना तेजी से होगा। हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर जो अभिक्रिया का वेग होता है ना, वह दुगुना हो जाता है। तो आप लोग लिखिएगा, ताप जितना ही अधिक रहता है, अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है, और हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। तो टोटल आप लोग का ना 18 को क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। आप लोग का टोटल 120 को केमिस्ट्री का क्वेश्चन कराएंगे, और इसके पहले हम एगो वीडियो बना के डाल चुके हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और आप लोग का ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का PDF मात्र 99 रुपये में आप लोग बाय कर सकते हैं। तो आप लोग PDF को भी बाय करके और इसमें जो समझाया जाए क्वेश्चन को उसको समझिएगा, और PDF को आप लोग बार बार पढ़िएगा। आप लोग को गारंटी दे रहे हैं, आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे, बस आप लोग PDF को पूरा पढ़ लीजिएगा।